जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र। मैं श्री डी.जी. भटकर, पीजीटी इतिहास, कक्षा 12वीं, विषय इतिहास, अध्याय 1 ईटे मनके अस्थियां, सभ्यता भाग 2। हड़प्पा सभ्यता कितनी महत्वपूर्ण है और आधुनिक कालखंड में भी इस सभ्यता का किस प्रकार हमें सहायता मिलती है, योगदान है। और आज के भाग में सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, सामाजिक आर्थिक भिन्नता और उनकी धारणाएं समाज के बारे में, जिसके बारे में हम देखते हैं कि सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करते समय हम सबसे प्रथम शवाधान के बारे में जानकारी लेते हैं। पुरातत्वविद जानते हैं कि संस्कृति में विशेष में रहने वाले लोग के बीच सामाजिक आर्थिक भिन्नता सामान्यता कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इसमें इन्हीं में से पहली जो विधि है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो शवाधान की है। आप सामान्यतः शवाधान के विधि के बारे में सभी जानते हैं। आपको सबसे पहले मैं शवाधान यानी कि मनुष्य के मृत्यु के बाद जिसकी विधियां करते हैं और उसके बारे में इन लोगों की धारणा कैसी थी। जैसा हम देखते हैं कि मिस्र में मम्मी कहा जाता है, कब्र कहा जाता है, और वो कब्रस्थान की तरफ अभी हम मुड़ते हैं। आप इस अध्याय में जैसा विशाल पिरामिडों के बारे में जानेंगे, जैसा मिस्र की सभ्यता, भारत की सिंधु सभ्यता, चीन की सभ्यता, हवांग हो की सभ्यता और ईरान इराक की सभ्यता, ये हड़प्पा संस्कृति के कालखंड में समकालीन सभ्यता थी। और इस सभ्यता में हम मिस्र की सभ्यता में पिरामिड का जो विशाल पिरामिड है उसका महत्व जानते हैं। गीजा का पिरामिड, अहिरा का पिरामिड, आज भी वो पिरामिड को पूजनीय मानते हैं। हमारे पूर्वजों को वहाँ पर मम्मी करके उसको दफनाया गया। और जिसे कुछ सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता कालीन समकालीन थी, तो पिरामिड की एक राजकीय शवाधान, धार्मिक शवाधान की गतिविधियां और शवाधान के साथ कुछ संपत्ति भी वो दफनाया करते थे। हड़प्पा स्थलों से शवाधान आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। यानी हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो खाई होती है, गर्त होता है, जैसा अपन बोलते हैं कि खोद कर अंदर शवाधान किया जाता है, अंदर मृतकों को डाला जाता है। और उसके साथ साथ उसे कुछ ऐसी कुछ धारणाएं थी कि ये जिस वस्तु को समाज में या जीवन में उस लगाव था वो वस्तु उसके साथ दी जाती थी। तो ऐसे इसमें हमें बहुत सारी वस्तुओं वो उत्खनन के बाद पुरातत्ववादियों ने खोदकाम करने के बाद निकाली है। कुछ कब्रों में आभूषण मिला है, मुंडभंड मिला है, या कुछ कब्रों में मनके मिले हैं, या चूड़ियाँ मिली है, या कुछ महिलाओं के श्रृंगार और आभूषण, ये तो सबसे ज़्यादा मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रस्तान में कुछ उत्खनन में पुरुषों की खोपड़ी के समक्ष शंख के 3 छल्लों, जयपर के मनके तथा सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनकों को बनाया गया। आभूषण मिला है, कहीं पर मृतकों के तांबे के बर्तन भी मिले हैं। ये जो तांबे के बर्तन में दर्पण मिला है जिसे दफनाया जाता था। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। लेकिन इसके बारे में पुरातत्व के बारे में जो कुछ बहुमूल्य वस्तु मिले
उसके बारे में उनका तथ्य लक्ष्य मिलता है कि हिचकिच चल रही थी, लेकिन बहुत सारे वस्तु उसके साथ मूल्यवान वस्तु मिली है। दूसरी बात इसमें है कि जैसा विलासिता की वस्तुओं की खोज, अभी हड़प्पा संस्कृति में विलासिता की जो वस्तुएं होती है उसकी खोज, जैसा दैनंदिन जीवन में जिन वस्तु का हम उपयोग करते हैं और जो वस्तु हमें जरूरी है, ऐसी वस्तुएं उस कालखंड में दैनंदिन जीवन में जो उपयोग में लाते थे उसे ही बोला जाता है रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं। इसमें पत्थर है, मिट्टी के बर्तन है, लकड़ी के बर्तन है, कुछ औजार है, चक्कियाँ है, मृदभांड है, सुइया है, झावा है, ये सभी उस कालखंड की वस्तुएं दैनंदिन जीवन में ये आवश्यक थे। इसी वजह से इसे रोजमर्रा की वस्तुएं कहा जाता था, क्योंकि इसके सिवा उनका कुछ भी दिन में नहीं चलता था। जैसा हम देखते हैं कि आज हमें मोबाइल जेब में अगर नहीं है तो हमें हमारा दिल नहीं लगता है, पैसा जेब में नहीं है तो दिल नहीं लगता है, लेकिन उस कालखंड में रोजमर्रा के वस्तुओं में उनके जेब में पत्थर या औजार या हथियार या खुदाई काम जुदाई काम करने के जो है वो वस्तुएं या झावा ये सब रखते थे। साथ साथ सामान्य वस्तुओं के रूप में ये सर्वत्र पाई जाती थी। पुरातत्ववादी ने उसका अनुमान लगाया और बहुत सारी वस्तुएं उन कालखंड में महंगी थी। महंगी वस्तुओं में जो अथवा जटिल तकनीकों से वो बनाई जाती थी, जिसे फ्रांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग से दुर्मिल वस्तु से बनाई जाती थी, वो नहीं मिलती थी। और फ्रांस का जो साइड में चित्र दिया गया है, इस चित्रों में आप देख सकते हैं कि फ्रांस, ये जो मेरे साइड में यहाँ पर है, ये इसमें एक बर्तन जैसा दिखता है, बटवा जैसा दिखता है, और ये बर्तन तैयार किया जाता था। वो कहीं चिपचिपे जैसा घिसी हुई रेत अथवा बालू रंग से चिप बनाकर तैयार किया जाता है, छोटे पात्रों से, संभवतः कीमती मानी जाती है। यदि हम ऐसी वस्तुओं को वितरण या अध्याय में करते पाते हैं तो महंगी दुर्लभ वस्तुएं हैं। ऐसी वस्तुएं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बड़ी बस्तियों में केंद्रित थी। फ्रांस में बने लघु पात्रों का संभवतः सुगंधित द्रव्य के लिए, जल के लिए या कुछ अनाज के लिए भी उपयोग किया जाता था। कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में भी बिल्कुल नहीं, सोना दुर्लभ कीमती था और सोना भी एक प्रकार का दुर्लभ रहता था। अभी हम अगला पॉइंट देखते हैं कि शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। ये चौदड़ो छोटी बस्ती है। ऐसी छोटी बस्ती है कि जैसा मोहनजोदड़ो इसके कई गुना बड़ी बस्ती है। 125 हेक्टेयर में मोहनजोदड़ो बैठा है, तो ये चौदड़ो छोटी बस्ती 7 हेक्टेयर में बैठी हुई है। लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्य, मन के शंख की कटाई, धातु कर्म मुहर के निर्माण में तथा बाट बनाने में भी ये चौदड़ो प्रसिद्ध है। मनकों के निर्माण के प्रयुक्त पदार्थों को की विविधता के उल्लेखनीय है। कॉर्निनियल जैसा कि सुंदर लाल रंग का एक पत्थर, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा शेलकड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोना जैसे धातु, शंख, मनके, तो इसके पत्थरों का आपस में जोड़कर बनाए हैं। कुछ सोने के टोप भी यहाँ पर दिखते हैं। जैसा हम मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों के बारे में जानकारी दी है, मनकों के आकार जैसा कि चंद्राकार, गोलाकार, ढोलाकार या खड़ित तथा खड़ित, ऐसे आकार के और अलग अलग प्रकार के मनके दिखाई देते थे। कुछ रेखांकित उकेरे हुए रहते थे।
जैसा मनकों को छेद करने के उपकरण भी यहाँ पर मिले हैं। जैसे छेद करने के उपकरण चौदड़ो, लोथल, लेकिन हाल के क्षेत्रों में जो धोलावीरा में छेद करने के उपकरण मिले हैं। साथ साथ हम देखते हैं शंख से बनी वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता था। इसमें चूड़ियाँ है, करछियाँ है, पिचकारी है, ये शंख से बनी जाती थी। और शंख से बनी हुई जो वस्तु है वो वस्तुएं नागेश्वर तथा बालाकोट में चिन्हित है। नागेश्वर गुजरात के अंतिम टोक पर है, बालाकोट आज पाकिस्तान में स्थित है। वस्तुएं सम्मिलित है कि निर्माण विशिष्ट केंद्र से ये माल एक दूसरे से बस्तियों में तक लिया जाता था और लेने जाने के लिए भी यहाँ पर जैसा हम देखते हैं कि चौदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे इसके बड़े केंद्र भी थे। चौदड़ो, लोथल का संबंध एक महत्वपूर्ण नाव के साथ भी था। साथ साथ हम देखते हैं कि इधर के साइड में जो वस्तुएं तैयार की है उस वस्तुओं को भी हम देखते हैं। उत्पादन केंद्रों की पहचान, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पुरातत्ववादी इसकी पहचान के लिए सामान्यतः कुछ निम्नलिखित को ढूंढते थे। प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल और कुछ कुंडा कचरा, इसको भी ये पुरातत्ववादी देखते थे। यहाँ तक कि कुंडा कचरा शिल्प कार्य के लिए सबसे अच्छे संकेतों में से एक था। साथ साथ कभी कभी बेकार टुकड़े, छोटे आकार के वस्तुएं भी यहाँ पर मिलती थी और एक कार्यस्थल में थी। टुकड़े के संकेत भी मिलते हैं। और इन केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे छोटे शहरों में भी शिल्प उत्पादन कार्य किया जाता था। माल प्राप्त करने संबंधी जो नीतियां है उस प्रकार की नीतियां में जैसा हम देखते हैं कि माल प्राप्त करने के संबंधी नीतियां स्थानीय स्तर पर उपलब्ध माल कि उस स्थानीय स्तर पर क्या मिलता है, जैसा कि मिट्टी है या सेलखड़ी है। ऐसे स्थिति में मिट्टी, सेलखड़ी, लकड़ी, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी या मुलायम, इसी प्रकार की मिट्टी से जैसे खिलौने बनाए जाते थे या बैलगाड़ी बनाई जाती थी या साइड में जो हमने एक खिलौना दिखाई दिया है, इसे प्रतिरूप संकेत माना जाता था, जिसे कुछ इसके मुहर बनाए जाते थे, बाटू बनाए जाते थे। साथ साथ प्रतिरूप संकेत भी हमें मिले। स्थल मार्गों पर परिवहन का महत्व भी यहाँ पर था। परिवहन, उसमें प्राणियों का उपयोग किया जाता था। कभी बैल है, हाथी है, घोड़े है। तो इसे सिंधु संस्कृति के कालखंड में जैसा परिवहन में नदी मार्ग है, तटीय मार्ग है, इसका भी उपयोग, और तटीय मार्ग, नदी मार्ग में नाव से हो जाते थे। साथ साथ हम देखते हैं कि उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, इस उपमहाद्वीप में नागेश्वर है। जैसा हम देखते हैं कि साइड में मानचित्र भी दिया गया है। नागेश्वर का स्थान जो गुजरात के अंतिम स्टॉक पर बालाकोट, नागेश्वर और बालाकोट ये आज के पाकिस्तान में दक्षिण साइड में सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्रों में, यहाँ पर शंख उत्पादन या करचिया है या पिचकारी है, वो तैयार करने में उसका उपयोग किया जाता था। अफगानिस्तान में शोतुगही नाम का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्र में नीले रंग के लाजवर्द मणि भी मिले हैं और ये मणि बहुत मूल्यवान रहते थे। साथ साथ लोथल एक हड़प्पा कालखंड का पुराना और नाविक स्थल के रूप में माना जाता है। लोथल एक महत्वपूर्ण स्थान है। कॉर्निलियन सेलखड़ी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती थी और ये
एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपमहाद्वीप से वो जोड़ा जाता था। जैसा खेतड़ी, खेतड़ी नाम का क्षेत्र राजस्थान में है। यहाँ पर तांबे की बहुत सारी खेतड़ी में उत्पादन मिला और इस खेतड़ी के अंतर्गत जैसा जिसे हम अचल बोलते हैं, अचल यानी कि तांबा, और दक्षिण भारत में जैसा सोना भी मिला, ये भी दुर्लभ है। और कोलार खान आज भी भारत की, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध है। गणेश्वर, जोधपुरा, ये संस्कृति जैसे कि विविध प्रकार के वस्तुओं और पुरातत्व आदि ने इन संस्कृति का गणेश्वर और जोधपुर ऐसा नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा भांडा है, कुछ बाटू है, मनी है, या हड़प्पा के भिन्न भिन्न तांबे के वस्तुएं इस संस्कृति के अंतर्गत मिले हैं, जिस वजह से फारस की खाड़ी है और फारस के खाड़ी के अंतर्गत जो दिए हुए स्थान है, जैसा दिलमुन, मागान या रसाल जैनन या टैप्यहाल, सुतकाकुंड, मेलुहा, अभी फारस के एक अरब कंट्री के तरफ दिलमुन नाम का स्थान है, मगान है, लेकिन मेलुहा ये हड़प्पा संस्कृति के साथ जोड़ा गया एक महत्वपूर्ण स्थान है। और मेलुहा एक महत्वपूर्ण होने के नाते पुरातत्ववादी ने मेलुहा में जो नाविकों का देश करके माना गया है। यहाँ पर विविध प्रकार की भी वस्तु मेलुहा के अंतर्गत मिलती थी। साथ साथ हम देखते हैं कि जो सुदूर क्षेत्रों के संपर्क में, जैसा ओमन अरब कंट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ से तांबा मिलता था। ओमन के आगे अगर जाते हैं तो सुमेर की घाटी लगती है, ईरानी रात, फरला दरा के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रकार का पात्र, काली मिट्टी की मोटी परत हड़प्पा संस्कृति मिली है। ऐसी परत का पुरातत्ववादी को एक विशेष प्रकार का उसको स्थान देते हैं, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति का ही योगदान है। बहरीन मुहर ये अरब कंट्री में एक स्थान है और वहाँ पर ये मुहर मिली है। और दिलमुन, मगान, मेलुहा, मोहरे, बाट, फांसे ऐसे इन क्षेत्रों में मिले हैं। मेसोपोटामिया में मिथक कहा यहाँ बनाते हैं कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी है और उसकी आवाज़ राजप्रसाद से सुनाई देती है। हाजा पक्षी उस कालखंड में पुरातत्ववादियों ने अनुमान लगाया कि मोर को कहा गया है और बहुत सारे मोर के जो शिल्पाकृति है, ईंटें है, मनके है, हस्तियाँ है या कोरीव काम है, भरत काम है, इस पर दिखाई देते थे। साथ साथ तीसरी सहस्री ईसा से पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेख में मगान जो संभवतः ओमन के लिए प्रयुक्त माना जाता था। रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थल मिले और तांबे से निकले अंश भी मेसोपोटामिया में मिले। मेसोपोटामिया में हड़प्पा संस्कृति के कुछ मोहरे वहाँ पर एक साक्ष्य के रूप में पुरातत्वविद ने रखे हैं। हड़प्पा इस क्षेत्र के प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क जानकारी मिली है। लेक मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादन उल्लेखनीय है। साइड में जो चित्र दिए हैं, इस चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मुहर का चित्र है, ये मिला एक बहरीन फारस के खाड़ी में, और हड़प्पा संस्कृति का वो संकेत मिलता है। साथ साथ हम देखते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति की दूसरे भाग में महत्वपूर्ण विशेषता आपको हमने बताई है, इसमें मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को आपको गृह वर्ग में या व्हाट्सएप पर इसको लिखकर भेजना है। विशाल पिरामिड यहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, कौन से स्थलों के शवादान को आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, फायांस के लघु पात्र अधिकांशतः कहाँ मिले। फायांस के पात्र बनाना बहुत कठिन क्यों था।
और पांचवा प्रश्न है, मनकों को शेद करने के विशेष उपकरण हाल ही में कहाँ मिले? शंख से बनी वस्तुओं के नाम बताओ। साथ साथ आपको एक ग्रुप वर्क करना है, ये भी अपने ग्रुप में जोड़ना है। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि किस प्रकार प्राप्त की जाती है। इसे आभार श्री प्राचार्य सर आर कसर सर, जयनिवी बुलढाणा।